हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का जो चैप्टर है कार्य, उससे आंकिक प्रश्न और इसके थ्योरी वाले प्रश्न को आपके आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ जैसे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ध्यानपूर्वक सारे सवाल को बारी बारी से एक एक करके अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तो आपको इसके थ्योरी भी समझ में आएंगे और इससे रिलेटेड जो आपका सवाल है, जो आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, वो सवाल भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हमारा बस ये कोशिश है कि हम आपके सामने जो भी साइंस के ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आए वो सारे आरआरबी के पूछे हुए क्वेश्चन हो, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस प्रकार के सवाल पिछले वर्ष जो आरआरबी की वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। तो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग थ्योरी को बीच बीच में बताते चलेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक सारे थ्योरी को समझना होगा कि कौन से थ्योरी का इस्तेमाल करके कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल दिखाते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो पहला सवाल है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। सिंपली ये पूरा जो सेशन है इसमें हम लोग कार्य पे ही बात करेंगे, क्योंकि ये आज का सेशन कार्य का ही है, तो कार्य से रिलेटेड ही सारे सवाल होंगे। तो हम आपको थोड़ा सा एक फंडामेंटल रफ आइडिया दे देते हैं कि हम लोग सवाल को किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। देखिए, कार्य निकालने के लिए आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कार्य क्या होता है, तो कार्य बराबर हम लोग बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। एफ एस कॉस थीटा बोलेंगे, जहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु इस तरीके से ये अभी ज़मीन पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस पे एफ बल लगाते हैं तो ये वस्तु इस तरीके से डिस्प्लेस होगा, यानी ये वस्तु इस तरीके से इसका विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है ना, यहाँ पे जो बल और विस्थापन की दिशा है उसके बीच का कोण जो है वो थीटा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो आपका दिखाया गया है फॉर्मूले में एफ एस कॉस थीटा, तो ये थीटा क्या है, तो इस बल और विस्थापन के बीच का कोण है कि विस्थापन किस दिशा में हुआ। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन की दिशा ये है और बल की दिशा यहाँ पे दिखाया गया, देखिए यही बल की दिशा है, तो इसके बीच का जो कोण है यही आपका थीटा है। ठीक है, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और थ्योरेटिकल सवाल के लिए आप याद रखिएगा कि जो कार्य होता है वो एफ डॉट एस होता है। ठीक है, मतलब ये दो सदिशों का गुणनफल है, लेकिन दो सदिशों का कि ये अदिश गुणनफल है। ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है। ये क्या है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एफ डॉट एस। अगर ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता तो एफ क्रॉस एफ बोलते, लेकिन यहाँ पे सदिश गुणनफल नहीं है, ये अदिश गुणनफल है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसीलिए हम लोग अदिश में जानते भी हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर दे रहे हैं ताकि आपको ये सब बात भी समझ में आ जाए। इसको हम लोग बोलते हैं ए बी साइन थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा, चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है और साइन प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी कॉस ए बी साइन थीटा, और साथ में एक इसका डायरेक्शन भी आता है, तो उसको हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन कैप जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यानी इकाई सदिश है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जो सदिश और अदिश चैप्टर से आता है। तो कार्य कैसी राशि है, तो कार्य आपका एक अदिश राशि है, ये भी सवाल आ सकता है। कार्य आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, और बल आपका सदिश राशि है और विस्थापन भी आपका सदिश राशि है। तो दो सदिशों का जब गुणनफल अदिश मिलता है तो उसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा रफ आइडिया था कि कार्य आपको कैसे निकालना है। दूसरी बात, एक चीज़ आपको और थोड़ा सा समझना है, तो इसको हम लोग सवाल पे ही समझाते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु को किसी जगह से उठाना हो, जब किसी वस्तु को किसी स्थान से उठाना हो, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और इसका द्रव्यमान जो है, सपोज मान लेते हैं एम है, इसका द्रव्यमान एम है, तो इस वस्तु को पृथ्वी जो है अपनी ओर खींच के रखती है। ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी जो है इस वस्तु को अपनी ओर खींच करके रखती है। तो
इस वस्तु को जो खींच के रखती है उसको हम लोग वेट बोलते हैं, और ये W बराबर आता है mg। ठीक है, ये आपका वेट है, वेट मतलब भार। ठीक है, ये आपका भार है, और जितना भार इसका होता है किसी वस्तु को उठाने के लिए मिनिमम उतना ही बल आपको लगाना पड़ेगा। अगर इस वस्तु को आपको ऊपर की ओर उठाना है तो आपको मिनिमम, कम से कम आपको mg के बराबर ही बल लगाना पड़ेगा। जितना वस्तु का भार है उतना बल लगाना पड़ेगा, तब ये वस्तु ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कम से कम बल है। ठीक है, तो ये ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है। अब आते हैं सवाल पे कि सवाल क्या कहता है। पीछे हमने जितनी बातें बताई उस बात को ध्यान में रखिएगा, और उससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और छोटा छोटा जो थ्योरेटिकल सवाल आएगा वो भी सॉल्व करेंगे। और साथ साथ में अगर कुछ और सवाल में एक्स्ट्रा चीज़ें पूछा जाएगा तो हम उस सवाल पे ही डिस्कस करेंगे। तो एक एक सवाल आपका थ्योरी भी है और एक एक सवाल आपका क्वेश्चन भी है। तो सवाल देखते चलिए। तो सवाल को एक बार हम फिर से रीड कर दे रहे हैं कि एक लड़की का वजन 200 न्यूटन है। देखिए, वजन 200 न्यूटन है। सपोज मान लीजिए कि ये लड़की है, इसका वजन जो है 200 न्यूटन है। 200 न्यूटन वजन है, मतलब इसका वेट है। ठीक है, ये आपका 200 न्यूटन है, और इसको क्या करना है कि 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पे चढ़ना है। मतलब इसको 2 मीटर की ऊंचाई तय करना है ऊपर की ओर, 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पे चढ़ना है। तो इसको चढ़ने के लिए कम से कम इसको ऊपर की ओर बल लगाना होगा। ऊपर चढ़ेगी तो कितना का बल लगेगा? तो हम बोले थे कि mg के बराबर होगा, और mg ही आपका भार होता है, जो कि आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 200 न्यूटन। ठीक है, तो इसको 200 न्यूटन का बल लगाना है ऊपर की ओर, और इसको ऊपर कितना चढ़ना है? तो इसको ऊपर चढ़ जाना है 2 मीटर। ठीक है, तो कार्य क्या जानते हैं? कार्य जानते हैं Fs cos थीटा। ठीक है, बल कितना लगेगा? बल लगेगा 200 न्यूटन। विस्थापन कितना होगा? तो 2 मीटर। और cos थीटा, तो चूंकि बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, देखिए बल और विस्थापन की दिशा दोनों एक दिशा में, अर्थात थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cos 0 का मान अगर हम रखें तो cos 0 का मान 1 हो जाता है। तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 200 दूनी 400 जूल। ठीक है, कार्य की इकाई क्या होती है? तो जूल। देखिए, ये भी आपको याद रखना है कि कार्य की इकाई क्या होगी? तो जूल। तो इसका सही आंसर होगा 400 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिखा रखा है 400 जूल, यही इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए, कोई कार है, ठीक है, सपोज यहाँ से कार चलना शुरू की थी, इसके इंजन के द्वारा जो बल लग रहा होगा वो 500 न्यूटन का बल लग रहा था इस पे, और इसी दिशा में जो विस्थापन हुआ है वो विस्थापन दिया हुआ है 15 किलोमीटर। देखिए, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, चूंकि इसका SI मात्रक जो होगा वो मीटर में होगा, तो ये 15,000 मीटर हो जाएगा। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा का मान 0 लेंगे। और आपसे कार्य पूछा है तो कार्य होता है Fs cos थीटा। यहाँ पे भी थीटा का मान जब 0 हम पुट करेंगे, थीटा का मान 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनल बन जाएगा ये F मल्टीप्लाई S। तो F का वैल्यू कितना आया? 500, और S यहाँ पे 15,000 हो जाएगा। तो इसको हम गुना करेंगे तो 15×5 = 75, और 75 पे ये 5 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना जूल आपका कार्य इंजन के द्वारा किया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 0 है? तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिखा रहा है 75 पे 5 0, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे इस सवाल में क्या दिया होता है और क्या करना है। बहुत आसान होता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा एक छोटा मोटा फॉर्मूला है उसको याद रखना है। देखिए, ये बार बार कितना इस्तेमाल करोगे, हमेशा ध्यान रखना कि यदि थीटा 0 डिग्री हो, मतलब ये कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगा, तो थीटा 0 डिग्री होता है। और ऐसे केस में cos थीटा का मान हमेशा 1 हो जाता है। तो हम लोग कार्य को सीधा F गुने S का देते हैं, यानी F S का देते हैं। ठीक है, क्योंकि थीटा का मान 1 हो जाता है। ठीक है, सॉरी, थीटा का मान 0 होता है, जिसकी वजह से cos थीटा का मान 1 हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपका बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक रहे तो सीधा बल को विस्थापन के साथ गुना कर दीजिए, कार्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है
तो कार्य की मात्रा क्या होगी। एकदम सेम सवाल है। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर, मतलब जिस दिशा में आपका बल लग रहा है, मान लीजिए कि इस दिशा में आपका बल लग रहा है, ठीक है, कितना न्यूटन का, तो ये 10 न्यूटन सवाल में दिया हुआ है। और इसी दिशा में 10 मीटर का विस्थापन हुआ है, ठीक है, विस्थापन इसका 10 मीटर का हुआ है, सेम दिशा में है। तो पूछा है कि कार्य क्या होगा, तो हम बताया अभी कि सीधा बल के विस्थापन के साथ गुना कर दिए, चूंकि एक ही दिशा में है, तो हम बल को यहाँ पे 10 लिख देंगे और विस्थापन में 10 लिख देंगे, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 100 जूल, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 500 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया कि एक ट्रॉली को मॉल में खींचा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से खींचा जा रहा है, इस पे बल लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए थीटा की चर्चा किया नहीं है, हालांकि ट्रॉली वगैरह इस तरीके से होता है, आप देखे भी होंगे जब किसी मॉल में जाते होंगे तो इस तरीके से हैंडल लगा हुआ होता है ट्रॉली में, इस तरीके से खींचा जाता है। लेकिन यहाँ पे थीटा की कोई चर्चा किया नहीं है, वैसे बल इस तरीके से लगता तो कुछ ना कुछ थीटा मिलता, लेकिन चूंकि सवाल में थीटा का कोई चर्चा नहीं किया है, तो आप ये मान के चलेंगे कि बल और विस्थापन की दिशा यहाँ पे भी सेम है। तो बल कितना लगा है 50 न्यूटन, ठीक है, और विस्थापन कितना हुआ, इधर विस्थापन हुआ है 30 मीटर, ये आपका एस का वैल्यू है। तो हम कह रहे हैं कि बल और विस्थापन की दिशा जो है सेम लेंगे। ऐसे केस में जब हमसे कार्य पूछेगा तो कार्य हम क्या बोलेंगे, एफ एस, यानी एफ का वैल्यू 50 है और एस का वैल्यू जब 30 मीटर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1500 जूल। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिखा रखा है 1500 जूल। ध्यान दीजिएगा हमने थीटा क्यों नहीं लिया है, क्योंकि सवाल थीटा पे कोई चर्चा नहीं किया है। दैट मीन्स कि ये मान के चलना है कि आप जो बल लग रहा है वो विस्थापन की दिशा में ही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। देखिए सवाल बहुत अच्छा है ये, और ये सवाल बहुत लोगों को कंफ्यूज करा भी सकता है, क्योंकि जैसे ही कुली वाला सवाल आता है तो लोग सोचते हैं कि कार्य 0 होगा, पर ऐसा है नहीं। देखिए सवाल में क्या कहा है कि एक कुली है, मान लीजिए ये कुली है, और यहाँ पे रखे हुए एक सामान को अपने सर पे उठाता है, ठीक है। सामान जो है 20 केजी का है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 20 केजी का सामान है। तो हम आपको बताया कि इस सामान को उठाने के लिए इसको मिनिमम कितना बल लगेगा, तो mg के बराबर बल लगना चाहिए, तब ये सामान आसानी मतलब उठना शुरू हो जाएगा। तो इस कुली को इसको उठाने के लिए कम से कम mg के बराबर बल लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस पर बल कितना का लगा, तो बल लगा mg, m का वैल्यू 20 दिया हुआ है, g का वैल्यू देखिए यहाँ सवाल में दिया हुआ कि 10 लेना है, तो इसको हम 10 लेंगे तो कितना का बल लगना है, तो 200 न्यूटन का, ठीक है। और कितना वस्तु का विस्थापन हुआ, तो वस्तु को अपने सर पे रखेगा, ठीक है, मतलब वस्तु यहाँ से यहाँ तक आना है, इसके सर पे आना है, तो ये कुली 2 मीटर का ऊंचा तक लेके जाता है वस्तु को, तो इसका जो विस्थापन हुआ है वस्तु का वो 2 मीटर हुआ है। इस तरीके से हमसे कार्य निकालने बोला है, तो कार्य कितना होगा, तो 200 × 2, चूंकि दोनों की दिशा सेम है, याद रखिए बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही दिशा में, इसलिए कार्य निकालने के लिए हम लोग सीधा एफ एस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 200 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 400 जूल, ठीक है। थोड़ा देख के मारिएगा, ऑप्शन देखिए 400 वाट लिख रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 400 जूल, चूंकि कार्य करने की जो इकाई होती है वो जूल होती है, ठीक है। बात जो है वो शक्ति की इकाई है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए 2 ऑप्शन इस तरीके से सेट कर दिया है, जहाँ पे डब्ल्यू लिख रखा है, तो डब्ल्यू वाला तो हो ही नहीं सकता, जब होगा तो जूल वाला ही होगा, तो 400 जूल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है कि एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये सेम सवाल है। तो कुली की ऊंचाई कितनी है वो आप देख लीजिए, कितना वस्तु का विस्थापन होगा, तो 1.5 मीटर इस वस्तु को उठाना है, जिसका वजन है 13 केजी, ठीक है, सॉरी वजन नहीं है ये, इसका द्रव्यमान है, तो वजन इसका होगा mg के बराबर, और इस पे जो बल लगेगा वो mg के बराबर ही लगेगा। तो m का वैल्यू 13 है और g का वैल्यू ऑप्शन में देखिए, यहाँ सब सवाल में लिखा हुआ है कि 10 लेना है, तो ये 130 न्यूटन हो जाएगा, और इसको उठाना है कितना, तो जितना कुली की हाइट है, ठीक है, यहाँ तक उठाना है, तो ये है आपका 1.5 मीटर। तो कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य निकाल लेंगे F × S करके, क्योंकि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा सेम है।
तो बल यहाँ पे आ गया 13 मल्टीप्लाई 10 और ये आ गया 1.5। तो ये 10 इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 13 कर लेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 दिया 15, लास्ट में 5 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 5 है, देखिए 195। आप गुना करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 195 जूल। इसको गुना करना जरूरी नहीं था, आप ऐसे ही मार सकते थे, क्योंकि 5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 दिया 15, तो लास्ट में 5 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे लास्ट में 5 दिख रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इतने हल्के हल्के सवाल कार्य से पूछे गए और कार्य आरआरबी एएलपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे इसके 17-18 में जो एग्ज़ाम हुआ था एलपी का, उसमें बहुत ज़्यादा कार्य से सवाल पूछा था। हर शिफ्ट में एक सवाल 2 सवाल देखने को मिल जाता था। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस वाले वीडियो पे आपको बने रहना है ताकि आपको कार्य का सवाल छोड़ के ना आना पड़े। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 300 सेकेंड तक पकड़ता है। ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, अब ये आप खुद समझिए कि क्या बोला है कि एक लड़का है जो 4 केजी के, समझना है इसको, देखिए अच्छे से, एक स्कूल बैग को पकड़ता है। ठीक है, ये मान लीजिए इसका स्कूल का बैग है, इसको पकड़े हुए, कितना है ये, तो 4 केजी का है। ठीक है, तो 4 केजी का स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है। सबसे पहली बात इसमें समझना है, आपको हम बताएंगे कि क्या करना, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ। देखिए वस्तु का तो पहली बात कोई विस्थापन हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो पकड़ के खड़ा है, तो पकड़ के खड़ा रहेगा, विस्थापन होगा ही नहीं। ध्यान रखना है। कार्य के बारे में क्या पढ़े थे, थोड़ा थ्योरी यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। कार्य के बारे में पढ़े थे एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, पहली बात, अगर थीटा का मान 0 रहा, अगर थीटा का मान 0 रहता है तो कार्य बराबर एफ एस बोल देते हैं। ठीक है, और यदि थीटा का मान 90 रहता है तो हम कार्य को हम लोग बोल देते हैं 0, क्योंकि जैसे ही कॉस 90 का मान देखेंगे तो कॉस 90 0 हो जाता है, तो टोटल 0 हो जाएगा। एक और केस है, यदि विस्थापन 0 हो जाए, विस्थापन ही 0 हो, तो विस्थापन 0 होगा तो भी कार्य का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इस वाले केस में यही हो रहा है कि लड़का क्या कर रहा है कि बस स्कूल बैग को पकड़ के बस खड़ा है, चला नहीं है, मतलब वस्तु का कोई विस्थापन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा 0। ठीक है, और एक बात आपको समझना कि जो आपका कार्य होता है ना, कार्य, ये कार्य को समय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कार्य जो है समय पर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। कार्य जो है इसको समय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ कार्य को किससे लेना देना है, कार्य को बल से, विस्थापन से और थीटा से लेना देना है, बाकी किसी और चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो वो 30 सेकंड पकड़े, चाहे जितनी देर पकड़ना है पकड़े, कार्य निकालने के लिए हमको एफ एस कॉस थीटा का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कार्य किससे मुक्त है, तो समय से मुक्त है, समय पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 200 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। इस बार आपसे विस्थापन पूछा है। देखिए समझना इसको है गौर से कि क्या कह रहा है कि एक बस है, इस बस को चलाने के लिए जो बल की रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, वो 400 न्यूटन की है, और जो कार्य हुआ है वो कार्य है आपका 2000 जूल। ठीक है, तो जिस दिशा में बल लगा होगा उसी दिशा में इस बस का विस्थापन हुआ। मान लीजिए बस यहाँ तक आ गया और ये जो विस्थापन हुआ है वो एस है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या जानते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस कह लेंगे कॉस थीटा। तो थीटा का मान तो यहाँ पे 0 ही है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चला है, बल और विस्थापन की दिशा एक है, तो यहाँ पे हम एफ एस कर लेंगे। और जो डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है वो 200 जूल है, और एफ का वैल्यू जो है 4000 दिया हुआ है, और एस यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, और जो एस का मान मिल रहा है वो आ रहा है 2/4। 2/4 को हम लोग 0.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में 0.5 मीटर दिख रहा है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 0.5 मीटर, मतलब बस जो है 0.5 मीटर की दूरी तय की होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए ये थ्योरेटिकल सवाल आ गया, अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल सवाल किए थे। अगर कोई भी सवाल में आपको दिक्कत हुआ है, फिर से आपको पूरा वीडियो देख करके समझना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और कौन से फॉर्मूले से सारा सवाल सॉल्व होता है। एक ही फॉर्मूला तो हमने इस्तेमाल किया है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए सवाल में क्या कहा है कि जब बल, विस्थापन
होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, कब ऐसा होता है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जब बल और विस्थापन, देखिए बल कार्य निकालने के लिए हम लोग एफ एस कॉस थीटा पढ़ते हैं ना, एफ एस कॉस थीटा, और इसको समझते हैं थोड़ा थोड़ा कि जब हम थीटा का मान 0 रखते हैं, थीटा का मान 0 रखते हैं तो कार्य बराबर क्या पढ़े थे, एफ एस। चूंकि थीटा 0 रखेंगे तो कॉस थीटा का मान 1 मिल जाएगा, और थीटा जब 90 रखते हैं ना तो कार्य जो है वो 0 हो जाता है, चूंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। अब वहीं पे थीटा का मान अगर हम 180 डिग्री रखें, ठीक है, और कॉस 180 का मान चेक करें तो वो कितना होता है, देखिए कॉस 180 डिग्री का मान अगर हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपका जो है ये वैल्यू आपका -1 मिलेगा। ठीक है, -1 मिल जाता है। इसका कहने का ये मतलब हुआ थीटा 180 कब हो जाएगा, थीटा 180 तब होगा जब बल की दिशा, मान लीजिए बल इस दिशा में हो और विस्थापन जो है इस दिशा में हो। ठीक है, तो इसके बीच का कोण 180 डिग्री का होगा। बल और विस्थापन की दिशा जस्ट अपोजिट रहेगा तो उसके बीच का कोण 180 होगा, और ऐसे केस में जो कार्य है वो ऋणात्मक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा अपोजिट है। तो जब हम कार्य निकाल लेंगे तो यहाँ पे एफ एस कॉस 180 अगर हम किया करें तो कार्य का मान मिलेगा -FS। तो देखिए यहाँ पे कार्य ऋणात्मक मिल गया। तो इसी से थ्योरेटिकल सवाल बनाया गया। क्या बोला कि जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाते हैं, बल की दिशा के लंबवत, विस्थापन जो है बल के दिशा के लंबवत होती है। अगर बल के दिशा के लंबवत होगी, इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर बल के दिशा के लंबवत होगी मतलब बल और विस्थापन दोनों इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ऐसे केस में ऋणात्मक नहीं होगा, ऐसे केस में कार्य शून्य होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। संवेग की दिशा में होगी, ये वाला ऑप्शन है। अभी संवेग तो पढ़े नहीं आप, इसको अब इग्नोर कीजिए, आगे पढ़िए। बल की दिशा में होगी, बल की दिशा में अगर विस्थापन होगा यानी बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक होगी तो कार्य ऋणात्मक नहीं होगा, वो धनात्मक होगा। अब देखिए बल की दिशा के विपरीत होगी, ये एकदम सही जवाब है जो हम आपको कह रहे थे। ये वाला कंडीशन देखिए, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग है। तो यहाँ देखिए विस्थापन जो है बल की विपरीत दिशा में होगी, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगी। देखिए विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में होगी, ऐसे केस में कार्य का मान ऋणात्मक मिलता है। तो ये आपका डी नंबर सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ पाओगे। थ्योरेटिकली हमने बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक ही सवाल में हमने कई चीज़ों को बताया, चूंकि इससे रिलेटेड और भी सवाल आगे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो देखिए एक बोला है घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो आप सिंपल समझिए सबसे ज़्यादा कार्य कौन करेगा, तो यहाँ पे बंदूक की एक चलती हुई गोली कार्य करेगा, क्योंकि जब गोली चलेगी तो उसका वैसे भी विस्थापन ज़्यादा मिलेगा। इन सभी के केस में जो आपका घूमता हुआ पहिया है, चाहे गतिशील पत्थर है या फिर उठाया हुआ हथौड़ा है, इन सब के कंपेरिजन में आप जब देखोगे तो W बराबर आप एफ एस कॉस थीटा पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे वैसे भी विस्थापन जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा गोली के केस में, और ये आपका जो है कार्य अधिक करेगा। एक सिंपल नॉर्मल सा सवाल है। और देखिए रेलवे ALP में पूछा गया था 18 जो बार एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल पूछ देते हैं, बस कॉमन सेंस लगाना है कि इसका क्या सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण, देखिए यहाँ पे कोण की चर्चा किया। ये सवाल अच्छा है, ये भी RRB ALP में पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में 20 तारीख वाले पेपर में। चलिए देखिए क्या बोला है कि 20 न्यूटन का बल लगता है एक वस्तु पे। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है, इस वस्तु पे 20 न्यूटन का बल लगता है और किसी एंगल पे लगता होगा। ठीक है, ये आपका एंगल थीटा है, एफ का मान दिया हुआ है 20 न्यूटन। ठीक है, और इसके कारण जो है वस्तु 200 जूल कार्य करती है, 200 जूल। ठीक है, कार्य दिया हुआ है। कार्य निकालते कैसे हम लोग, एफ एस कॉस थीटा से। ठीक है, और ये कार्य दिया हुआ है 20 जूल और एफ का मान दिया हुआ है 20 न्यूटन। ठीक है, और एस भी दिया हुआ है, विस्थापन कितना हुआ, तो 2 मीटर का विस्थापन हुआ है। और आपसे पूछा कि ये थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए 20-20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान जो मिलेगा वो 1/2 मिल रहा है। कॉस थीटा का मान 1/2 है, और ये तब पॉसिबल है जब थीटा का मान 60 डिग्री होगा। ठीक है, जब कॉस 60 डिग्री को चेक करेंगे, कॉस 60 डिग्री, तो ये कॉस 60 का मान 1/2 मिलता है। इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
ए। थीटा का मान 60 डिग्री जब होगा तब किसी वस्तु पे 20 न्यूटन का बल लगने के बाद 2 मीटर का विस्थापन मिलेगा और 20 जूल कार्य इस पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उससे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल आपने कुली वाला बनाया, सेम ही सवाल है ये। पोर्टर बोलते हैं जो सामान को ढोता है उसको हम पोर्टर बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए 12 केजी का सामान है, समझते हैं सेम सवाल तो पूछा हुआ है। 12 केजी का सामान है और इसको उठाना है 1.5 मीटर तक, 1.5 मीटर तक। ठीक है, इसको उठाने के लिए मिनिमम जो बल की रिक्वायरमेंट होगी F, वो mg के बराबर होगी, पहले ही आपको हमने बताया। और m का वैल्यू दिया हुआ है 12 और g का मान कितना लेना है, तो सवाल कह रहा है 10 ले लीजिए। तो हम यहाँ से 10 ले लेते हैं, तो ये आपका 120 न्यूटन का बल लग गया। और विस्थापन हुआ 1.5 का, चूँकि इसका उठा करके 1.5 मीटर इसको अपने सर पे रखा है। ठीक है, तो कार्य कैसे निकालते हैं? कार्य निकालते हैं एफ एस से कब निकालते हैं? जब बल और विस्थापन की दिशा सेम होती है। यहाँ के केस में बल 120 न्यूटन है और विस्थापन 1.5 है, जबकि दोनों की दिशा सेम है, इसलिए हमने फॉर्मूला सीधा एफ एस लिया है, एफ एस कॉस थीटा का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, वैसे एफ एस कॉस थीटा भी लोगे तो थीटा का मान 0 रखोगे तो फिर एफ एस ही आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये दशमलव जो इस 0 से कट जाएगा और ये बच जाएगा 12 × 15। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई जब हम लोग 15 करेंगे तो देखिए 15 दूनी 30 और ये 15, तो ये आ जाएगा आपका 180 जूल। ठीक है, 180 जूल। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 180 जूल, यही इसका सही जवाब है। तो ऐसा आपने कितना सवाल बनाया और कितनी बार आरआरबी ने ऐसे सवाल को पूछा है, तो इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक रखिएगा दिमाग में कि कुछ नहीं करना, 2 सेकंड का तो काम है, आराम से इसका सोल्व करके आप नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है कार्य में, और 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो बारी बारी से हम सवाल को इसके जो ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए लिखा हुआ है कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ठीक है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। देखिए कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं कि कार्य जो है अदिश राशि है। ठीक है, और अदिश राशि क्या होती है, तो अदिश राशि को सिर्फ और सिर्फ परिमाण से मतलब है, सिर्फ परिमाण चाहिए अदिश राशि को, दिशा से कोई लेना देना इसको नहीं है। ठीक है, और अगर सदिश राशि होती तो उसको परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। ठीक है, तो हम अगर ऑप्शन को पढ़ें तो कौन सा ऑप्शन इससे ऐसा है जिसमें सिर्फ परिमाण कहा है और दिशा नहीं कहा है? तो पहला ऑप्शन देखिए, कार्य में कोई दिशा नहीं होती। सही बात है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। तो ये हमारे जो थ्योरी है उससे सीधा सीधा मैच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दिशा और परिमाण दोनों नहीं होती, ऐसा बात नहीं है। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ऐसी बात नहीं है। केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होती है, तो ये भी बात गलत है। कार्य अदिश राशि है और अदिश राशि वो होती है जिसके पास परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य की चर्चा करें। यह एक अच्छा सवाल है, ये देखिए एएलपी में पूछा गया था और इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझना है कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक 4 केजी का एक वस्तु है, देखिए ये 4 केजी की वस्तु है, यहाँ पे रखा हुआ है और क्या बोला, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। अभी इसका जो वेग दिया हुआ है, वेग v1 बोल दे, ये दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड और इसका जो वेग है वो हो जाता है बढ़ के 10 मीटर प्रति सेकेंड। सवाल में दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो इस पर कितना कार्य करना है उसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, इसमें चूंकि इसमें समय नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कितना समय में ऐसा गया है, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर की ऊर्जा देखेंगे कितना है। ठीक है, तो अभी ये जमीन पे ही चल रही थी तो इसमें कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है। ध्यान रखिएगा 2 तरह की ऊर्जा होता है, हालांकि हम ऊर्जा वाला चैप्टर में भी इस सवाल को कराएंगे, पर ये पूछ दिया है तो थोड़ा सा बस समझ लीजिए कि इसको बनाना कैसे। ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग स्थैतिज ऊर्जा, ठीक है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं पीई, और एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी केई। ठीक है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि हम आपको जब ऊर्जा वाले चैप्टर कराएंगे उसमें इसको हम डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, जो आपका स्थितिज ऊर्जा होता है उसको हम लोग mgh बोलते हैं और जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है उसको 12 mv² बोलते हैं। ठीक है,
ये जो है आपका ऊंचाई से आता है, स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई से निकलता है। तो अभी वस्तु में कोई ऊंचाई नहीं है, इसलिए आपका स्थितिज ऊर्जा 0 है। सिर्फ यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो ये होता है हाफ mv²। m का वैल्यू 4 है और v का वैल्यू 5 है, तो 5 बचे 25 रख सकते हैं इसको, और इसको 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 जूल मिलेगा, ठीक है। तो पहले इस वस्तु के पास 50 जूल ऊर्जा थी, और अब इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है वो देख लीजिए कितना है। तो इसको भी हम लोग हाफ mv² से ही सोल्व करेंगे, हाफ mv², और m का वैल्यू तो वही 4 ही रहेगा, तो ये हाफ मल्टीप्लाई 4 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 2 से काट लें तो ये आपका आ रहा है 200 जूल। तो आप खुद देखिए कि इसका जो पहले 50 जूल था और अब इसका जो ऊर्जा है वो 200 जूल है। तो ये जो ऊर्जा आया है इसमें बढ़ा है, कितना बढ़ गया है, तो ये 195 जूल ऊर्जा इसमें बढ़ गया, ठीक है। तो ये ऊर्जा आया कहाँ से है, तो जो ये इस पे बल लगा होगा ना, उसी बल के द्वारा ये किया हुआ कार्य। हमेशा याद रखिए, जो भी आपका ऊर्जा में परिवर्तन दिखता है, ऊर्जा में जो भी परिवर्तन हो रहा है वही आपका कार्य के बराबर होता है। हालांकि हम ऊर्जा में सब कुछ चर्चा करेंगे, जो भी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वो कार्य के बराबर ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं। तो इसमें 195 जूल, सॉरी 195 नहीं है, ये 150, चूंकि 50 जूल था ना, तो ये आपका 150 आ जाएगा। 200 में हम लोग 50 हटाएंगे तो ये आपका 150 जूल आ जाएगा, 195 नहीं। इसको हमने 5 जूल पढ़ लिया था इसलिए ऐसा हो गया था, ठीक है। 50 जूल यहाँ पे था और 200 जूल हुआ, तो अंतर इसका 150 का मिला, नहीं 150 जूल बढ़ गया ऊर्जा। और वो कहाँ से आया, तो वो इस पे जो वस्तु पे बल लग रहा था, जिसकी वजह से वेग चेंज हो रहा था, उसकी वजह से जो कार्य हुआ है वो 150 जूल का हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 150 जूल, यही इसका सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसको हम दूसरे मेथड से करने में थोड़ा दिक्कत आता, क्योंकि इसमें कितना देर में ये हुआ है और कितना बल, क्योंकि हमको बल जब निकालना होता तो बल के लिए हम लोग F बराबर ma का इस्तेमाल करते हैं, और a निकालने के लिए आपको यानी त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो फिर समय नहीं था जिससे हम लोग तुरंत नहीं निकाल सकते थे, और विस्थापन नहीं था, इसकी वजह से हम लोग Fs cos थीटा का इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऊर्जा के ही मेथड से बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा वाले चैप्टर में भी ये सवाल आएगा, वहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे। यह एक अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या करता है। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। देखिए इसका कहने का यह मतलब है कि 2 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को स्थिर अवस्था से गिराता है, ठीक है। इसको स्थिर अवस्था से गिराता है मतलब 0.1 इसका केजी का ये इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, और इसको नीचे की ओर गिराना है, ठीक है। अब इसको गिराना है मतलब इस पे जो बल लग रहा होगा वो mg के कारण ही नीचे गिरेगा, ठीक है। तो बल का जो वैल्यू आएगा वो mg आएगा, क्योंकि इसी mg के कारण वस्तु नीचे गिरेगी। तो m का वैल्यू तो 0.1 दिया हुआ है, और g का वैल्यू आपको 9.8 लेना है। सवाल कह रहा है देखिए 9.8, ठीक है। तो इसको हम बल का वैल्यू मिल गया और विस्थापन आपको मिल गया। तो इस तरीके से यदि हम कार्य निकालें तो कार्य कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा W बराबर Fs होता है, तो हम लोग W बराबर लिखेंगे Fs, ठीक है, F मल्टीप्लाई S, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा सेम है। तो ये हो गया 0.1 मल्टीप्लाई 9.8 और मल्टीप्लाई 2। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.96 जूल, ठीक है, क्योंकि कार्य की इकाई जूल होती है। अब यहाँ पे देखिए जो 1.96 ऑप्शन नंबर 1 में तो है, और ऑप्शन नंबर बी में भी 1.96, लेकिन वो माइनस में है। तो माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सवाल खुद ही कहा है कि गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण खुद mg का बल लगा रहा है, ठीक है। तो जिस दिशा में बल लगा है नीचे की ओर, तो विस्थापन भी नीचे की ओर ही हुआ है, ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। इसलिए हम लोग जो आपका पृथ्वी यानी गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से जो आपका कार्य हुआ है वो प्लस में लेना है, ठीक है। यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। देखिए सिंपल है कि ये वस्तु जो है बल लगता है इस पे 1 न्यूटन का, और ये चलती है
1 मीटर, ठीक है। तो इसका जो कार्य होगा W, वो हम जब Fs करेंगे तो ये वैल्यू 1 × 1 होगा, अर्थात ये 1 जूल होगा, ठीक है। 1 जूल इस पे कार्य करना पड़ेगा। ये तो परिभाषा भी है कि 1 जूल क्या होती है, तो 1 जूल होती है जब वस्तु पे 1 न्यूटन का बल लगे और ये 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु पर 1 जूल का कार्य हुआ है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है 1 जूल, ठीक है। अब जूल को जूल से लिख रखा है तो इसको आप समझिएगा थोड़ा, ये जूल लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपका कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। अब देखिए प्लेटफॉर्म पे अगर आप वस्तु को लेकर के कोई खड़ा रहेगा तो वस्तु को लेके खड़ा रहने से तो कार्य नहीं होगा, चूंकि इसका विस्थापन क्या मिलेगा, विस्थापन इसका मिलेगा 0। चूंकि आप खड़े रहेंगे तो वस्तु का कोई विस्थापन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम कार्य निकालेंगे तो ये आपका 0 मिलेगा। आपको बताया था जब विस्थापन 0 होता है तो कार्य भी 0 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 0 जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल है। कार्य करने की क्षमता क्या बोला है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यदि रहता कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर पूछता कि कार्य करने की दर क्या होती है, तो ये आपकी शक्ति होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर बोलेगा कार्य करने की क्षमता तो ये आपका ऊर्जा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखा है। और पूछेगा कार्य करने की दर क्या होगी, तो उसको हम लोग शक्ति बोलेंगे। शक्ति को P द्वारा सूचित करते हैं और ये होता है कार्य करने की दर यानी W/T, ठीक है। आगे हम अभी जो पढ़ रहे हैं कार्य पढ़ रहे हैं, कार्य के बाद शक्ति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इसका सही जवाब होगा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब ये देखिए 2 बार पूछा हुआ, आरआरबी ALP में भी पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा है, ठीक है। दोनों 18 में ही पूछा था, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। तो ये भी अच्छा सवाल है, इस तरह का भी छोटा छोटा सवाल पूछ देता है, तो आपको ध्यानपूर्वक सब कुछ जिसका थ्योरी है वो याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। देखिए किया हुआ कार्य शून्य है तो बल, आपको बताया था कि बल और विस्थापन, मान लीजिए विस्थापन ये है और बल ये है, तो दोनों के बीच अगर 90 डिग्री होगा तभी हम लोग कार्य निकालते हैं ना, Fs cos थीटा। और थीटा का वैल्यू जैसे ही 90 डिग्री देंगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपका 0 होगा, क्योंकि cos 90 का मान जो है वो 0 मिलता है, जिसकी वजह से टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी बल और विस्थापन की जो दिशा दोनों के बीच का जो कोण है वो हम 90 डिग्री रखेंगे तो आपका कार्य जो है शून्य मिलेगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही जवाब होगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, याद रखना है हमेशा आपको कि थीटा 90 होगा तो कार्य शून्य होगा, और यदि थीटा 0 रहेगा तो कार्य शून्य नहीं होता, तो ये आपका W बराबर Fs हो जाएगा। और थीटा अगर 180 रहा तो कार्य जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos 180 का मान -1 होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। देखिए सवाल है किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। कार्य का मतलब सीधा होता है W बराबर Fs cos थीटा, ठीक है। तो कार्य कब नहीं होगा, कार्य 3 केस में नहीं होगा। यदि कोई वस्तु पे बल ही ना लगा हो, बल का मान ही 0 हो, ठीक है, तो आपका कार्य 0 हो सकता है। विस्थापन ना हुआ हो तो 0 हो सकता है, और थीटा का मान 90 रहे तो 0 हो सकता है। 3 केस से, या विस्थापन 0 हो, या थीटा 0 हो, या फिर बल ही ना लगे तो भी आपका कार्य 0 हो सकता है। 3 केस में कार्य 0 हो सकता है। अभी बोला है कि निम्न में से किस मामले में कार्य नहीं हो रहा है। कार्य नहीं हो रहा मतलब कार्य 0 हो रहा है। तब देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी निकालता है, ठीक है, कुएं से पानी निकालता है। दूसरा है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। और तीसरा है सुमन एक पुल में तैर रही है और एक इंजन ट्रेन को खींचता है। तो देखिए कुआं से जब आप पानी निकालेंगे, कुआं से जब आप पानी निकालते हैं तो इसका जो बल है वो नीचे की ओर लग रहा होता है ना, mg, और उसी के बराबर आप बल लगाते हैं ऊपर की ओर mg के बराबर, और इसको विस्थापन भी देते हैं चूंकि नीचे से ऊपर लेके आते हैं, तो इसमें तो आपका कार्य होगा। तो पहला तो कार्य होगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर बोला कि एक गधा जो है अपनी पीठ पर लाद करके अगर मान लीजिए कोई गधा चले तो इसका जो बल लग रहा होगा वो नीचे की ओर mg लग रहा होगा, और विस्थापन इसका आगे की ओर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब कोई गधा अपनी पीठ पे वजन लेकर के चलेगा तो उसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, चूंकि mg नीचे लग रहा होगा जो इस पे बल है, और
जो विस्थापन है वो आगे की ओर हो रहा है, तो ये दोनों के बीच 90 हो जाएगा, तो कार्य का मान शून्य मिलेगा। इसलिए इसका सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जब एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा होगा तो कार्य होगा ही नहीं, उसको शून्य माना जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन है सुमन एक पुल में तैरती है, तो तैरने के वक्त भी उसका कार्य होगा, और इंजन ट्रेन को खींचेगा तो भी इसमें कार्य होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे गधा की बात बोला है, अगर कोई इंसान भी होगा या फिर कुली होगा, वो भी अगर अपने माथा पे कोई वस्तु को लेकर के और आगे की ओर चले, तो ऐसे केस में भी इसका कार्य शून्य होता है, क्योंकि इसमें mg जो है वो नीचे लग रहा होता है, यानी बल नीचे लगता है और विस्थापन जो है इसका आगे की ओर होता है। इस प्रकार दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री मिल जाएगा, ऐसे केस में कार्य शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा या होता है जब, बल द्वारा किया हुआ कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता और विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होती हो। चलिए बारी बारी समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहले बोला है बल विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन इसका मान लीजिए विस्थापन और बल की दिशा दोनों सेम है, एक ही दिशा में होगा, तो ऐसे केस में आपका जो कार्य है वो W बराबर FS होता है, और ये तो पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला कि विस्थापन बल के लंबवत है, अगर विस्थापन जो है मान लीजिए बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर लग रहा है, लंबवत लग रहा है, तो ऐसे केस में तो 90 हो जाएगा, तो कार्य यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं हो रहा, और अगर विस्थापन ही नहीं होगा यानी एस का वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो भी कार्य का मान 0 मिल जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन को आप समझे। चौथा ऑप्शन है विस्थापन बल के विपरीत हो, मतलब बल इधर लग रहा हो और विस्थापन इधर लग रहा हो। ठीक है, और ऐसे केस में जो कार्य होता है वो आपको बताया कि ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा धनात्मक कब होगा। ठीक है, तो धनात्मक होगा जब बल जो है और विस्थापन बल की दिशा में ही हो, दोनों एक ही दिशा में होगा, तो आपका जो कार्य है वो धनात्मक में होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। बाकी दो जो ऑप्शन दिया बी और सी, उसमें तो कार्य 0 मिलेगा, और तीसरा ऑप्शन जो है उसमें कार्य ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और इस तरीके से सवाल पूछ रहा है आपके आरआरबी ने। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए जो W है ना, W वो FS cos थीटा होता है, और इसमें तीन ही चीजें हैं, थीटा है, विस्थापन है और बल है। ठीक है, तो ये तीनों पे ही कार्य निर्भर करता है, ना तो कार्य समय पे निर्भर करेगा, हमेशा याद रखिएगा, समय पे निर्भर नहीं करेगा, और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। चूंकि द्रव्यमान पर इसलिए निर्भर नहीं कर रहा है क्योंकि वही वाले वस्तु की बात कर रहा है, जो वस्तु हमने पहले से लेकर के उस पर कैलकुलेट कर रहा था कार्य, वही वाला वस्तु का जब द्रव्यमान आप बदले ही नहीं हो, ठीक है, द्रव्यमान चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसमें जो कार्य का वैल्यू है वो नहीं बदलेगा। तो इसमें देखिए प्रयुक्त बल लिखा है ऑप्शन, तो बल पे तो निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पे, तो यही वस्तु के द्रव्यमान पे जो है कार्य निर्भर नहीं करेगा। विस्थापन पे तो निर्भर करता है, देखिए इस पे निर्भर करता है, बल और विस्थापन के कोण पर यानी थीटा पर भी निर्भर करता है, तो ये ए सी और डी पर तो निर्भर करता है, पर पूछा किस पे निर्भर नहीं करता है, तो वो है आपका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ये यहाँ पे बोल रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ठीक है, ये सेम सवाल है, देखिए दूसरे तरीके से बनाया है सवाल को। विस्थापन पर निर्भर करता है, तो हाँ विस्थापन में निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, तो बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी करता है। प्रयुक्त बल पर करता है, तो प्रयुक्त बल पर भी करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी तीनों। तो देखिए ए बी सी कहाँ पे है, तो ए बी सी है ऑप्शन नंबर डी में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि ये आपका ए बी सी तीनों है, तो ये तीनों पर निर्भर करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बल जो है कभी भी कार्य जो है वो तीन चीज़ों पे निर्भर करता है, एक तो बल पे, दूसरा विस्थापन पे, और दूसरा इस दोनों के बीच के कोण पे। निर्भर किस पे नहीं कर रहा है, तो टाइम पे निर्भर नहीं करेगा और द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा, इस दोनों पे निर्भर नहीं करेगा, बाकी इस तीनों पे निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, वृत्ताकार पथ पे जब घूमेगा तो कोई वस्तु, तो जिस जगह से चलेगा उसी जगह पे आ जाएगा, यानी कि विस्थापन का मान शून्य मिलेगा, और जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। ठीक है, भूमि से 25 किलोग्राम का सामान
उठाता, मान लीजिए 25 kg का है, तो इसको उठाने के लिए मिनिमम mg का बल लगाना होगा, mg, और ये आपका g का वैल्यू तो 10 का है लेने के लिए, और m 25 है तो 25 गुने 10 करेंगे तो ये 250 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। और इसको कितना उठाना है, तो भूमि से 2.5 मीटर की ऊपर सिर पर रख लेना है, ठीक है। मतलब इसको ऊपर उठाना है इस तरीके से, कितना, 2.5 मीटर, ठीक है। तो इतना लंबा कोई इंसान है 2.5 मीटर, और इसको उठा के अपने सिर पे रखता है, तो F तो इस पे लगेगा mg के बराबर अर्थात 250 न्यूटन, और इसका जो विस्थापन करना है वो 2.5 मीटर का होगा, ठीक है। और चूंकि दोनों एक ही दिशा में है तो कार्य कैसे निकालेंगे, सीधा Fs करके। तो हम यहाँ से 250 मल्टीप्लाई 2.5 कर लें तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 625 जूल, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 625 जूल, यही इसका सही जवाब है। और ऐसा कितना सवाल पूछा आरआरबी ने, मतलब अभी तक तो हम 4-5 सवाल तो करा चुके हैं इस वीडियो में, तो एक ही तरह का सवाल पूछा है, सेम कॉन्सेप्ट लगा, ध्यान में रखिएगा तो आपको आसानी से ऐसे सवाल को सॉल्व करके नंबर ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। गुरुत्व बल के कारण, देखिए सवाल ठीक है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन होगा। देखिए एक वस्तु है, ये वस्तु को उठाना है, ये 5 kg का है, ठीक है, 5 किलोग्राम का, और इसको उठाना है 4 मीटर तक लेकर के जाना है ऊपर, 4 मीटर तक, इसका विस्थापन होगा 4 मीटर तक। अब इस वस्तु को उठाने के लिए आपको mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। mg किधर लग रहा होता है, तो नीचे लग रहा होता है, और इसी के बराबर आपने बल लगाया है, ठीक है। तो F बराबर आएगा कितना, F बराबर तो आएगा mg यानी 5 गुने g का मान यहाँ 10 देखिए क्या रखने के लिए, तो 10 लीजिए, ये 50 न्यूटन का इस पर आपको मिनिमम बल लगाना होगा। और इसका कार्य निकालेंगे, कार्य बराबर Fs करके, तो 50 गुने 4 करेंगे तो ये आपका 200 जूल आएगा, ठीक है, 200 जूल। लेकिन आपका 200 जूल आंसर नहीं मारना, क्योंकि सवाल आपसे क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि गुरुत्व बल के कारण किया हुआ कार्य, ये जो कार्य है वो आपके द्वारा किया हुआ है, लेकिन गुरुत्व बल ने कितना कार्य किया है, तो चूंकि बल mg जो है नेगेटिव लग रहा था, ठीक है, तो जो कार्य होगा गुरुत्व के द्वारा वो आपका -200 जूल होगा, ठीक है। चूंकि कार्य पॉजिटिव हुआ था हमारे द्वारा, तो गुरुत्व के द्वारा बोलेंगे तो उसको -200 जूल बोलेंगे। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो कि इसका 200 मारे या -200 मारे, तो सवाल देख करके मारिए। अगर आपके द्वारा किया हुआ कार्य होता तो वो 200 जूल होता, लेकिन चूंकि पूछा है कि गुरुत्व के द्वारा कितना कार्य किया, तो आप जो कार्य किए वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य किए, तो आप उसको उलट के -200 जूल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया हुआ। सेम सवाल है, W बराबर Fs करेंगे और F का वैल्यू mg होगा, क्योंकि इतना मिनिमम बल आप लगाएंगे, और विस्थापन इसका दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो m का वैल्यू ले लेंगे 5 और g का वैल्यू 9.8 का है लेने, और 2। देखिए g का वैल्यू जो सवाल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो हम यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा 5 दूनी 10, और 10 को मल्टीप्लाएंगे 9.8 से, तो ये वैल्यू आएगा 98 जूल, ठीक है, 98 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दिख रहा है 98 जूल, यही इसका सही जवाब है, ठीक है। ये सब सवाल एलपी का ही है। नेक्स्ट देखिए सवाल। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए फिर वही सवाल है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा कितना कार्य किया हुआ होगा, ठीक है। देखिए कार्य तो वैसे ही आपको निकालना है। अब इस पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होगा बल का, तो mg के बराबर, तो m कितना है 20 और g का वैल्यू लेना कितना है 10, सवाल कर रहा है 10 लेने, तो ये 200 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। और इस पे विस्थापन कितना हो रहा है, तो विस्थापन हो रहा है 2 मीटर का, तो इस पे कितना कार्य होगा, तो कार्य तो आएगा यहाँ से 400 जूल, चूंकि हम लोग कार्य कैसे निकाल लेंगे Fs करके, ठीक है। तो ये 200 मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 400 जूल। तो हालांकि जो 400 जूल है ना, ये आपके द्वारा किया हुआ कार्य है, वैसे आपका 400 चूंकि माइनस में है ही नहीं कोई ऑप्शन, तो 400 जूल ही होगा, लेकिन इसका अगर ऑप्शन माइनस में होता तो इसका सही जवाब -400 जूल होता, चूंकि सवाल पूछा क्या है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना है, ठीक है। और वस्तु को आप ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, वस्तु को आप ऊपर उठा रहे हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे हुआ है, तो विस्थापन इसका ऊपर हो जा रहा है
और इसका गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लग रहा है, तो नीचे की ओर लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया हुआ कार्य तो ऋणात्मक आना चाहिए, लेकिन चूंकि ऑप्शन में कोई ऋणात्मक वाला ऑप्शन ही नहीं है तो हम 400 जूल ही मार के यहाँ से चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था कुछ आपका इम्पोर्टेंट सवाल जो आरआरबी एएलपी में, तो ये था कुछ आपका इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके आरआरबी एएलपी में पूछा गया था। तो उन सवालों को हमने डिस्कस कर लिया था, तो उन सवालों को हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। और ऐसे जितने भी धीरे धीरे जो सीरीज आते रहेंगे जिसमें हम डिस्कस करते रहेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, धीरे धीरे देखते चलिएगा, सीखते चलिएगा, और ऐसे सवालों को किस प्रकार से रेलवे ने पूछा और कैसे सोल्व करना, सब कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और जो बच्चे हैं उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अपने इस चैनल पे हम लोग एक डिस्कस करते हैं आपका सवाल और हमारा जवाब। इस तरीके से हम लोग एक वीडियो का सीरीज चलाते रहते हैं जिसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको व्हाट्सएप करते हैं या टेलीग्राम पे सवाल भेजते हैं, उसके बाद जो उसका सही सॉल्यूशन होता है वो हम आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है मैथ से संबंधित, ठीक है, तो आप मैथ के सवालों को हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर जो है उसको आप नोट कर लीजिए, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्द ही प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो आपका सेशन होगा वो कार्य इस बार था, तो अगली बार आपका जो शक्ति वाला चैप्टर है वो होगा शक्ति, और उसके बाद उसमें हम लोग ऊर्जा की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पूरा आपका ये थ्योरी हो जाएगा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, इसके पहले भी हमने साइंस के 2-3 वीडियो बनाए हैं जिसमें गति वाला चैप्टर जो है, रेखीय गति और उसके समीकरण, विस्थापन, त्वरण, इस पे हमने वीडियो बनाया। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उसी पे वीडियो बना रहे हैं, तो आप धीरे धीरे पूरे वीडियो को देखिएगा, इससे आपको रेलवे वाले एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा।